और मैं ये पोल खोल का बड़ा आदर करता हूँ। नहीं तो मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं ये घोटाले पर इसमें और उसमें वो क्या नाम वो विधानसभा वाले में कुछ नहीं कहूंगा। एक बार बीच में जरा कुछ चीजें ऐसी जानकारियां आई जो बड़ी विस्फोटक थी, तो मैं जरा तकलीफ के मारे मैंने उस समय भी अपना व्रत तोड़ा, लेकिन आज मैंने जानबूझ करके आपसे बातचीत की। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा अपने सहयोगी त्रिभुवन चौहान लोकार्पण से, और आज हम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के आवास पर हैं। तो रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। और त्रिभुवन चौहान जी भी हैं, और आज हम विशेष लोकार्पण पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। पोल खोल लोकार्पण हुआ। और आज हम दोनों पत्रकार विशेष रूप से यहाँ पहुंचे हैं त्रिभुवन भाई की वीडियो बीपीडीओ वाला जो मामला चल रहा है और बैकडोर भर्ती घोटाला वाला चल रहा है। रावत जी, हम उनसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले जो विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला है उसकी जांच विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से 3 सदस्यीय कमेटी को सौंप दी है, कितना सहमत हैं आप? देखिए, मेरा अपना मानना है जी, ये दोनों मामलों को अलग अलग देखने और समझने की जरूरत है। जो भर्ती घोटाला है, वो भर्ती घोटाला उत्तराखंड की अस्मिता पर, हमारे सूझबूझ समझ, हमारे सिस्टम, हमारे तंत्र और हमारी पूरी पहचान पर एक डाका है। जी, खुलेआम डाका है। उन्होंने हमारे तंत्री को, हमने जो तंत्र बनाया, आप अंदाज लगाइए 14 साल तक हम केवल एक भर्ती उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से काम चला रहे थे। और इसलिए उत्तराखंड के अंदर एडहॉक नियुक्तियों का, जिसको आप उपनल भी कहते हैं, कभी आप पीआरडी की नियुक्तियां कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, एक जाल जैसा बन गया था। पूरा सिस्टम, तंत्र हमारा इस तरीके से हो गया था, उसमें बहुत सारे अभ्रंश पैदा हो गए थे। और जब तंत्री में अभ्रंश होंगे, नाड़ियों में गांठें हो जाएंगी, सूजन आ जाएगी, कहीं पर कट जाएगा, कहीं पर जोड़ लग जाएंगे, तो फिर शरीर कमजोर हो जाएगा। तो उत्तराखंड में इससे बड़ी कमजोरी आ रही थी। तो हमने तय किया कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा भर्ती बोर्ड होने चाहिए। उसी के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मैंने आते आते बनाया। दूसरा काम मैंने किया कि जिनसे पहले खाली किराए पर काम करवाते थे कभी कभी, जो है हमारे तकनीकी शिक्षा बोर्ड, मैंने उसको भी लीगलाइज मान्यता दे दी। मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय को भी कहा, आप सिस्टम डेवलप करो, हम आपको भी मान्यता देते हैं। मैंने मेडिकल और शिक्षा में वॉक इन भर्ती बोर्ड बना दिए, ताकि कहीं कमी हो बड़े लेवल पर, डॉक्टर्स की, इनकी सब चीजों की और लेक्चरर्स की, आदमी आए, बुलाए और भर्ती करवा दो, उनके वो करवा दीजिएगा। और इसीलिए हमारे कार्यकाल में 32,000 लोग 3 साल में भर्ती हो पाए। 18,000 का तो हम अधियाचन जारी करके गए। ये जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिनमें सारी गड़बड़ियां हुई हैं, वो सभी हमारे समय के अध्याचित पत्र है या अत्याचित पद है, जिनमें ये फेल हो गए। मतलब कहीं कहीं पर एक बार लक्षण प्रकट हुए, ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में गड़बड़ हो रही है, तो जैसे ही हमको उसकी सूचना मिली, और वो बड़ी गंभीर सूचना थी कि साहब रिजल्ट सीट में कटफट हुई थी, तो रिजल्ट सीट केवल उसके पास रहती है जो सर्वोच्च होता है, वो सचिव के पास नहीं रहती है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने फौरन चेयरमैन को बुलाया, मैंने कहा आप इस्तीफा दीजिए, और जांच सौंप दी, जांच बिठा दी, जो सिद्ध भी हो गई
अब लेकिन उसके बाद 2017 के बाद वो जांचें सब डंप हो गई। कैसे डंप हुई ये एक शोध का विषय है। यदि वहां हम ठीक कर जाते तो हो सकता था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो बाद में गड़बड़ियां हुई हैं वो होती जब लोगों को लगा कि यार ये तो मालिक सोया हुआ है, तो घर में जब जाओ तब चोरी कर लो, तो हमको एक सोया हुआ मालिक मान लिया। सरकार घर की चौकीदार होती है, मंत्री मुख्यमंत्री, ये सिस्टम जो है, जब सिस्टम सोएगा तो चोरी तो होगी होगी। तो लोगों ने रास्ते निकाल लिए चोरी के। लोगों को लगा, उन्होंने हमारी लापरवाही का समझिए या उसका समझिए, बड़ा फायदा उठाया। जबकि 10 लोग नियुक्त किए गए, जिस व्यक्ति की ईमानदारी की शपथ खाते थे, पहले में हमको कच्चा लग गया था, तो हमने दूसरा व्यक्ति वो नियुक्त किया जिसको अधिकारियों में सबसे ज्यादा ईमानदार समझा, जिसकी पर्सनल इंटीग्रिटी पर लोग कहते थे कि इस कैरियर में इसके कोई ब्लॉट नहीं है। हमने सचिव उसको बनाया जिसको सबसे चपल, होशियार, समझदारी, सारे सचिवालय की जानकारी सारे अधिकारियों ने कहा, जिन्होंने उनके साथ काम किया, उन्होंने कहा था व्यस्त बेन, मैंने कहा व्यस्त लाओ ताकि सचिव रहे। और उसी तरह नियंत्रक मैंने कहा जो है, जिसमें कंट्रोलिंग पावर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हो, जो आपने उसको रख सकता है। ये अब कहाँ जो चूक गए, कहाँ गलतियां हुई, जानबूझ के किया, कहाँ किसी का, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक चीजें जांच में पूरी नहीं आ जाती हैं, मैं उस पर कोई बात नहीं कहूंगा। अच्छा सर, ये मैं एक स्तर पर गलती कर गया। प्रारंभ में मुझे लगा कि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष थे राजू, हमने कुछ इनको महत्व नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही कि मैंने विजिलेंस की जांच के लिए कहा, मैंने स्टाफ मांगा, मैंने मिलने के लिए समय मांगा, मुझे सब चीजें नहीं मिली, तो मुझे लगा कि हम न्याय नहीं कर पाए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सॉरी राजू, हम तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाए। लेकिन कालांतर में जब मुझे लगा नहीं, ये तो इसमें लापरवाही का मामला तो कम से कम है ही है, तो मैंने उस ट्वीट को अपना वापस लिया और मैंने कहा जो है भाई दंडित करो जो भी है, क्योंकि मेरा अपना मानना है लापरवाही भी जिम्मेदार आदमी की उतनी ही खतरनाक है, सही बात, जितनी खतरनाक जो है चोरी में सम्मिलित होना है, मौन लूट में सम्मिलित होना है। बिल्कुल, तो दोनों एक लूट में आप सम्मिलित नहीं है लेकिन लूट होने दे रहे हैं, वो भी होती है। सर इसमें एक बड़ा प्रकरण ये भी रहा कि जो 30, 35, 40, अब 41 बंदों की अभी एसटीएफ द्वारा उनकी पकड़ हुई है, और जो 4-5 लोग हैं विभाग वाले, उनको विजिलेंस को दे दिया। तमाम जनता और आप भी चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, तो ये बच क्यों रही है सरकार? कुछ सफेद पोशों को बचाने का इशारा है? मैंने, आप आ गए जी, और मैं ये पोल खोल का बड़ा आदर करता हूं, नहीं तो मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं ये घोटाले पर, इसमें और उसमें वो क्या नाम, विधानसभा वाले में कुछ नहीं कहूंगा। एक बार बीच में जरा कुछ चीजें ऐसी जानकारियां आई जो बड़ी विस्फोटक थी, तो मैं जरा तकलीफ के मारे मैंने उस समय भी अपना व्रत तोड़ा। लेकिन आज मैंने जानबूझ करके आपसे बातचीत कर, आपकी रीच कितनी है मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं व्यक्ति का इरादा देखता हूं। मैं समझता हूं कि आपका कमिटमेंट है इन चीजों के लिए, तो आपको देखने वाले 100 लोग भी हैं, तो मेरे लिए आप 10 लाख वाले के बराबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इस बात का अब मोहताज नहीं हूं कि मुझे कोई पहचान, बिल्कुल सही बात है, कि कितने देख रहे हैं ये नहीं है। सही बात। तो मैं बहुत सारी चीजें, लोग समझते हैं कि मैं मीडिया के लिए करता हूं, मीडिया के लिए नहीं करता। मैं भगवान की कृपा से, आप उत्तराखंड के लोगों के आशीर्वाद से, मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाऊंगा, एक आध घंटे में जो है नागालैंड में भी एक आध आदमी ऐसा आ जाएगा जो हेलो हरीश राव जी कैसे हो कह देगा। हाँ, अभी मैं यात्रा में गया था तो लोग मुख्यमंत्रियों के साथ फोटो कम खिंचवा रहे थे, मैं भूत के साथ ज्यादा खिंचवा रहे थे। तो लोगों की कृपा है।
जो है आप लोगों की कृपा है। मगर आपके लिए मैंने व्रत तोड़ा। जी जो सवाल आपने मुझसे किया, जी आपके सवाल के दो पहलू हैं। जी एक पहलू है कि एसटीएफ कैसा काम कर रही है। एसटीएफ अभी तक ठीक काम कर रही है, मगर सरकार पर लोगों को भरोसा नहीं है। जबकि मैं कह रहा हूं भरोसा करो। आखिर हम ही ने तो चुना मुख्यमंत्री को, हम ही ने तो स्पीकर को चुना है। सही बात। उनके सामने भी पूरा कैरियर है। यदि वो इसमें कुछ डंडी मारेंगे, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, तो फिर उत्तराखंड उनको माफ नहीं करेगा। मैंने कहा ना कि हमारी अस्मिता पर डाका पड़ गया। ये एक अच्छे इरादे के साथ संस्थाएं खड़ी हुई, तुमने साले हमारी संस्थाओं को ही धराशायी कर दिया, चौपट कर दिया। ये तो उत्तराखंड अभी आक्रोश में नहीं है। ये ऐसा मुद्दा है जिसमें हमको आक्रोश, गुस्सा आना चाहिए और दिखाई देना चाहिए। तो इसलिए मैं तो उन पर भरोसा करना चाहूंगा। लेकिन लोगों का मानना यह है कि जब से वो हाकम सिंह और एक कोई उसको उससे भी बड़ा कलाकार बता रहे हैं रामनगर वाले को, जो है, ये दो लोग आए, इनका सीधे संबंध जोड़ रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए बड़े बड़े लोग। तब से जांच की दिशा कुछ, भगवान करे मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जांच की दिशा कुछ मुड़ रही है। जी। जबकि हाकम सिंह से जांच हाकम सिंह के हाकमों तक जानी चाहिए। बिल्कुल। कोई तो हाकम रहा होगा। बिल्कुल। मुझे घर में कुछ लोग मिलने आए थे गांव में, तो उन्होंने कहा, रामनगर वाले का जब किस्सा बताया उन्होंने, कि उसके विषय में तो लोग ये कहते थे, सुना कि इवन कोऑपरेटिव में लोग कहते थे भाई ये 3-4 पद तो उसको देने ही पड़ेंगे, रिजर्व है उसके लिए। उसके रिजर्व। तो ये कौन लोग थे कि आखिर इतनी बड़ी ताकत कौन थी? हम इतने साल से राजनीतिक जीवन में हैं, हम सिफारिश भी करते हैं, कहते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो है कभी ऐसा नहीं रहा कि किसी ने कहा कि साहब ये तो रावत जी जो कहेंगे वो कर देंगे। अरे पदों की हर चीजों की प्रक्रिया होती है, अपना तरीका होता है, सब होता है। हमसे कई अधिकारियों ने कभी हमसे गलती से किसी से सिफारिश करनी पड़ती है, कभी भी आ जाते हैं लोग, अपने करीबी लोग होते हैं, उनका चेहरा देख करके आप ना नहीं कर सकते, तो उठाया सिफारिश, तो लोग कहते हैं साहब देखेंगे साहब जो नियम कहेंगे। हम मन में उन अधिकारी को धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल सच्चे हैं कि क्योंकि तरीका वही है। तो ये कौन हाकम के हाकम थे, ये चीज यहां गड़बड़ पैदा हुई। लेकिन एक रावत जी ये इसमें गड़बड़ पैदा हुई। तो ये तब इसलिए अविश्वास से ये मांग उठी सीबीआई वाली। मगर मैं देश भर में सीबीआई का विरोध कर रहा हूं, मैं कैसे सीबीआई की मांग करूं? नहीं, मेरी पर ये भी है जहां पार्टी कह रही है, डंके की चोट पर कह रहे हैं हम, तो इसलिए हमने कहा भाई यदि सीबीआई से भी करवानी है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अंदर निगरानी में करवाओ, क्योंकि सीबीआई बड़ा कलाकार है, कहीं बड़ा कलाकार ने बड़ी लीपापोती कर दी है, और हम कुछ कहने लायक भी नहीं रहे, लोग कहें कि भाई खारिज हो जाएगी। ठीक है, एक रावत जी, तो हम ये कह रहे हैं एसटीएफ को भी जोड़ो, सीबीआई को भी जोड़ो, और न्यायपालिका देख रेख करे, दे शुड प्रोजाइड ओवर। अच्छा विचार है। एक इसमें और नंबर 1 इसमें अब इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। मैं कलहतप्रभ हूं जब लिस्टें आ रही हैं, कुछ उसमें जाली भी होंगी, नकली भी होंगी, कुछ अजीब सा माहौल बन गया है। मेरे पास कम से कम ऐसी लिस्टें, दर्जनों लिस्टें हैं, जिनमें करीब 1.5 दर्जन लिस्टें हैं। 2 जारी भी कर दिया आपने? 2 तो मैंने एक वानगी के तौर पर मैंने कहा भाई, मैंने जारी नहीं की, किसी ने किया था,
मैंने उसको खा ली, बाकी सब चीजें कंटेंट हटा दिया। लेकिन 3 चीजें तो मैं साफ देख रहा हूँ, मैं अंधा थोड़ी हूँ। एक चीज मैं ये देख रहा हूँ कि ठेकेदारी के कामों से उनसे उत्तराखंड के गरीब लोग, कम पूंजी वाले लोगों को, हमारे निम्न मध्यम वर्ग को इलिमिनेट करने के लिए आपने टर्नओवर इतना बना दे रहे हैं कि जिसका 1 करोड़ का टर्नओवर होगा, 2 करोड़ का टर्नओवर होगा। तो इसका मतलब है हमारी धरती के अंदर हमारा निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग खड़ा ही नहीं हो पाएगा। अकेले नौकरी थोड़ी है सब कुछ, ये भी तो है। और तो छोड़ो, डिपार्टमेंटों में सामान की खरीद के लायक भी हम नहीं है हमारे लोग। उनके लिए भी इस तरीके के नियम बना दिए गए हैं, इधर ही बनाए हैं, मैंने देखे हैं। यदि मुझसे कोई कहेगा तो मैं खुली बहस करने को तैयार हूँ। हमने जो मानक बनाए थे, हमारे मानकों में कोई भी खरीद में स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय उत्पाद, स्थानीय चीजें, स्थानीय श्रम, सबका हमने समावेश किया था। और उसके लिए हमने तरीके निकाले थे और इन्होंने तरीके बदल दिए। चलिए उस पर आएंगे। वही नहीं है। और सुन लीजिए, जमीनों में अरे कोई अंकुश है तुम्हारा? सर सारी जाएंगे सब जमीनें आपकी बिक रही हैं। और कल हालत ये आने वाली है, हम केवल चौकीदार रहेंगे, हम खाली नौकर रहेंगे और जो है कहीं नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि जो है इस मामले में उत्तराखंड कठोर हो। और मैं तो ये कह रहा हूं, यदि हम पर भी आती है, किसी ने कहा 2016 में जो है पुलिस की भर्ती में कुछ गड़बड़ हुआ, तो मैंने फौरन ट्वीट किया। मैंने कहा धामी जी से मेरा आग्रह है कि एक एसटीएफ मेरे कार्यकाल की नियुक्तियों की भी जांच करें, जो दोषी है। हम कहीं उन्हें, क्योंकि सबसे इन लोगों ने तो नियुक्तियां ही नहीं की, मैंने तो नियुक्तियां की और मैं ऑफर कर रहा हूं। क्योंकि सवाल हरीश रावत का नहीं है, सवाल यह है कि आगे की परंपराएं क्या बनेंगी। बिल्कुल, ये तो गजब की बात है। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को कॉम्पिटिटिव बना दिया था। पहले पब्लिक सर्विस कमीशन की अभी तक कितनी भर्तियां की हैं, जरा बताइए मुझे। हमारे समय के बाद ये पिछले 5 साल के अंदर एक भी भर्ती नहीं पब्लिक सर्विस कमीशन में। आज कम से कम जो है अब सब में एक तरफड़ाहट है, सरकार को के बाद भी बचाव का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने नहीं, तो एक है ये भर्ती। मैं चाहता था कि उत्तराखंड का फोकस इसी में रहे। अब शुरू में मेरी धारणा ये थी कि ये तो विधानसभा का मामला है, इसको उठाने के समय देखो इसमें भी बहुत सारी बातें हुई हैं। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि हमने दही की ठेकी का पहरुआ जो है बंडियाड़ू को बना दिया। बंडियाड़ू जाना, बिराऊ ये भी लगता है। लेकिन इसका समाधान सिर्फ इतना ही तो अंतर है कि इस हाथ का के बजाय इस हाथ को आपने हक दे दिया। हाँ, बस बात वही है। सही, ये तो खाली कान घुमा के पकड़ा है और आम आदमी को एक तरह से बरगलाया जा रहा है। लेकिन क्या है, उत्तराखंड को कोई लॉस नहीं हुआ है, जबकि ये घोटाले में उत्तराखंड को लॉस हुआ है। सिस्टम खत्म हो रहा है, सिस्टम खत्म हो रहा है। अब तो हमने शुरू में मैंने कहा भाई ये फोकस हटा दिया आप लोगों ने। मैंने कुछ लोग मुझसे बड़े नाराज भी होंगे, वो लोग, मैं उनकी भावना को समझता हूं। वो उठाते थे लोगों, अब अखबारों की मीडिया का अपना तरीका है देखने का चीजों को। उन्होंने कहा हरीश रावत जो है गोविंद सिंह कुंजवाल के बचाव के लिए सब कर रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। गोविंद सिंह कुंजवाल जी के समय में जो नियुक्तियां हुई उसकी पुष्टि उनको कानून सम्मत जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने माना है। उन्होंने माना है इस पर रूल्स, जो विधानसभा के रूल्स हैं उसके तहत किया है, परंपरा जो है उसके तहत किया है। तो मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूं। नहीं तो उनके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, तो इनके लिए नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रेमचंद अग्रवाल के? ये जो इनके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए ना,
मामले नहीं गए। अब इनके मामलों में जो है, इनके इस जो ये नियुक्तियां हैं, इन नियुक्तियों में तीन झोल है। एक झोल क्या है कि गोविंद सिंह कुंजवाल जी को उसमें पद स्वीकृत हुए, वित्तीय स्वीकृति हुई, उसके बाद नियुक्तियां हुई। इसमें नियुक्तियां पहले हो गई हैं, वित्तीय स्वीकृतियां बाद में हुई। यही मैं भी कहना चाह रहा था सर, ये समझ रहे हैं ना? वित्त वो जो बने सबसे पहले विज्ञप्ति आनी चाहिए और उसके बाद उसमें छोड़ दीजिए विज्ञप्ति को भी, मैं कहता हूं, और उन्हें भी इंटरनल कर दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, लेकिन जो है इसमें तो वित्तीय स्वीकृति के जो चर्चाएं हैं, मैं कह रहा हूं भगवान करे चर्चाएं गलत हो। लोगों ने मुझको फोटो भेजी हैं लोगों की कि जो नियुक्त किए गए हैं, हाँ, वो लोग जो है छिप रहे हैं गैरसैंण में। बिल्कुल। अच्छा, और अरे भाई, कुंजवाल जी के समय में हमने गैरसैंण में सचिवालय खोलने के लिए, विधानसभा का सचिवालय खोलने के लिए नियुक्तियां स्वीकृत की। किसी ने, आने वाले ने ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारी नियुक्ति तो गैरसैंण के लिए हुई थी, तुम वहां क्यों नहीं सचिवालय में जा रहे हो? अब नई नियुक्तियां भी गैरसैणी के नाम पर कर रहे हो, और गैरसैण का सचिवालय कहाँ है? तो ये एक प्रकार से आप जो है हमारे जले में नमक डाल रहे हो उत्तराखंड के। यदि गैरसैण उनको जाना ही नहीं है तो फिर गैरसैण के नाम पर नियुक्तियां कर दी। लेकिन वो गैरसैण में तो 35-36 ही लोगों का स्टाफ है। आज भी अगर गैरसैण में स्टाफ को आप गिनेंगे तो 35-36 है कहाँ? नहीं है, नहीं है। इतनी नियुक्तियां कर दी गैरसैण के नाम पर। पोल की खोल साहब कहीं नहीं है गैरसैण में। यही तो लोगों ने मेरे पास भेजा कि साहब वो सचिवालय है कहाँ जहाँ ये बैठते हैं, बिल्कुल। विधानसभा बंद, सब बंद, तो कैसा सचिवालय तुमने मूव किया है? एक सवाल और है रावत जी, लास्ट में लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये इस मामले में मैंने कहा कि स्पीकर, और अब बात उठ रही है कि कोई कह रहे हैं फर्स्ट से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए। मैंने कहा भाई कहीं से करो, विधानसभा स्पीकर की विवेक को छोड़ते हैं, क्या करती हैं देखते हैं जांच में क्या निकलता है। अच्छा, एक सवाल और है रावत जी, विशेष सूत्र ये कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय कह रहा है और पुलिस के बड़े अधिकारी कह रहे हैं, उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो बात आप कह रहे हैं कि इसमें हाकम का हाकिम कौन है, उनकी गिरफ्तारी की बात तो कहीं हो ही नहीं रही, क्योंकि दिशा निर्देश ऊपर से आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है? ये और गलत है, ये और गलत है। इससे जो है एसटीएफ का नैतिक बल समाप्त हो जाएगा जी, और जिस जांच एजेंसी का नैतिक बल समाप्त हो जाता है वो फिर जांच नहीं कर पाती। आपको जांच एजेंसी को स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। यदि उनको गवर्नमेंट के ही डिक्टेशन में काम, गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुख्यमंत्री की तरफ से, जो मैंने पढ़ा है उनका बयान और मैं यकीन करता हूं, उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से खुली छूट है। ये तो हाकम का हाकिम पे जांच क्यों नहीं हो रही सर? तो यही सवाल तो यही है, यही तो सवाल है। हाँ, इसीलिए तो जब लोग विधानसभा में आए, उसका हल्ला मचने लगा अखबारों में, इशू हाकम सिंह से हटा, तो मैं बड़ा तिलमिलाया विधानसभा। और मैंने उसमें आप ही जैसे एक आध अपने दोस्त से, जो मेरे बड़े प्रशंसक हैं, उनको मैंने नाराज भी कर दिया, क्योंकि मैंने उनसे बड़ी कड़वी बात कही। वो ठीक जिस समय मैं घायल था, जिस समय लोग, मेरी भावनाएं, मेरी ये था कि एक हाकम सिंह से आगे कौन है। बिल्कुल, एसटीएफ पहुंचे वहां। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक प्रश्न और ले लेते हैं। आपने बहुत अपना समय भी दिया, आपकी हमने मुंगरी भी देखी और आप गांव से तमाम कद्दू खीरे भी लेके आए, बहुत अच्छा लगा। यानी कि आप आज भी पहाड़ का दर्द कहीं ना कहीं दिखाते हैं। सर, पहाड़ का दर्द को ही लेकर मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आज अगर उत्तराखंड को आप देखते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तराखंडियों को? वो उत्तराखंडियत भी बचे रहे और इन तमाम नेताओं के चंगुल से भी आम आदमी को बचना चाहिए। सर, किस तरह से आप बोलेंगे? ये बहुत लंबा प्रकरण है, इस पर कभी आप और हम फिर बात करेंगे। इस समय मैं केवल इतना भर कहना चाहता हूँ, एक कहावत है, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। हम उत्तराखंड वासियों को, उत्तराखंड का दर्द बहुत है लेकिन आराम के साथ।
जेब पर खचक नहीं लगनी चाहिए। हम्म, मैं तो केवल एक बात पिछले 7-8 साल से कह रहा हूं कि तुम अपने गांव का एक हफ्ते अनाज खा दो, वहां का प्रोडक्शन खा लो, और साल में 2 बार केवल उत्तराखंड में बने हुए कपड़े जो है, टोपी टापी, ये शॉल इत्यादि, ये खरीद करके ले आओ जो खरीद सकते हो, तो उत्तराखंड में 10,000 लोगों को स्वरोजगार मिल जाएगा, काम मिल सही जाएगा। बात। मैंने आज एक पोस्ट डाली है जिसमें मैंने कहा इतना जखिया, इतना भंगीरा, इतना गंदरणी, इतनी जम्बू, इतनी 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 ये सब चीजें यदि कोई खरीदेगा तो इससे कितने लोगों को आजीविका मिलेगी। बहुत अच्छी आजीविका मिल सकती है। और कारण क्या है, मांग होगी तो उत्पादन भी होगा, है, और कीमतें बढ़ेंगी तो मांग बढ़ानी पड़ती है। इसलिए आपने देखा होगा कभी मैं भटवाणी खाने का, कभी चुरकानी खाने का, कभी कापा खाने का, कभी जो है मूली रायता खाने का, कभी किसी खाने का, या कभी गैठी खाने का जो वीडियो जारी करता हूं। मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे कोई प्रसिद्धि की आवश्यकता है, आपकी कृपा से वो उसमें बहुत कोई, उसके लिए मेरे पास दूर से क्षेत्र बहुत है। हाँ, देश की राजनीति में बहुत सारी चीजें हो रही हैं और मैं उन पर डाल करके, क्योंकि लोग सीमित ही संख्या में देखते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो प्रसिद्धि है उसका फायदा जो है मेरे गांव घर के उत्पाद को मिले। यदि मैं अपने गांव का नाम लोगों की जबान पर नहीं ला सकता हूँ तो फिर मैं उत्तराखंड का नाम क्या लाऊंगा। और जब मैं उत्तराखंड का नाम लोगों की जबान पर नहीं ला सकता तो फिर मैं देश की क्या सेवा करूंगा। ये मेरा अपनी सोच है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि ये सबकी सोच हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, आपने समय दिया।